Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dawn editorial opinion इनका हम करेंगे analysis with practice question and today is 8th of November 2023. ये है जी पेज डॉन न्यूज़पेपर का टुडे का। इसके अंदर हम ये तीनों के तीनों जो एडिटोरियल्स हैं इनको डिस्कस किया जाएगा एंड देन वी मूव फॉरवर्ड एंड देन ये जो चार ओपिनियंस हैं इनको स्टेप बाय स्टेप हम जो है डिस्कस करेंगे। और आज जो बात है कि आप लोगों ने कमेंट्स ज़रूर करने हैं, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव करें नेगेटिव करें, दैट्स डिपेंड अपॉन यू। तो गई इम्प्रूवमेंट फिर ही होगी। पीडीएफ लिंक जो है वो न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और एक और चीज़ हमने की है कि चैप्टर्स बना दिए हैं। ये 7 जो टॉपिक्स होंगे इनके आपको चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जो सा भी आप सुनना चाहें आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको सुन सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यानी कि जिनके पास कम टाइम है वो कम टाइम में जो सा चैप्टर सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए हमने ये काम भी कर दिया कि इस पूरे लेक्चर्स को 7 चैप्टर्स हैं, तीन एडिटोरियल्स और 4 ओपिनियंस इसमें डिवाइड किया गया, तो 7 चैप्टर इसके बना दिए गए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल है और कोई भी कमेंट आपने जो है कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। और ये है जी फर्स्ट वन हमारा आज का जो एडिटोरियल, इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले जी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप सब ने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, काजिज, 3 काजिज हर बच्चे ने लिखनी है और हर काज जो है एक जुमले में सिर्फ लिखनी है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। और आपने कमेंट सेक्शन में वो भेजनी है। आई विल चेक देम एंड रिस्पॉन्ड यू। और इसके अलावा जब आप सारे के सारे जो है वो भेजेंगे ये वाली चीज़, तो आप एक दूसरे की भी चेक कर सकते हैं। और आई थिंक सो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा रिगार्डिंग इकोनॉमी। आज के लिए सिर्फ यही कि 3 काजेज आपने लिखनी है जिसकी वजह से इकोनॉमी पाकिस्तान की ख़राब है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स हैं, वो 3 काजेज आप लोगों ने लिख कर भेजनी है। एंड एक एक सेंटेंस में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल के अंदर कहता है ओवर 1000 सोल्स। बेसिकली इसमें वो बात करेगा गज़ा की, ठीक है, कि गज़ा के अंदर जो काम हुआ है उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं या बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं, 10,000 से प्लस जो हैं वो जिनकी डेथ्स हो गई हैं। यूएसए का क्या रिस्पॉन्स है, यूएनओ का क्या रिस्पॉन्स रहा, वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स रहा, मुस्लिम कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स रहा और कॉमन पीपल्स का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो इसके ऊपर ये बात करेगा और इसका कोई हल भी हो सकता है या नहीं वो आपको बताएगा। ओवर 10,000 सोल्स के अंदर वो कहता है कि गजा के अंदर लड़ाई जारी है। अक्टूबर 7 का जब हमास वालों ने अटैक किया था उसके बाद इसराइल को एक जो है बहाना मिल गया अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने का, या आप कह सकते हैं कि जिसका उसको इंतजार था। तो उसने क्या किया, अब गजा के ऊपर जो चढ़ाई कर दी है जिससे 10,000 के करीब और उससे ज़्यादा जो सिविलियंस हैं वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। अब वो आगे कहते हैं कि डिनाइड फूड वाटर फ्यूल एंड इनएडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट। इसको कहता है कि ये 21st सेंचुरी का होलोकास्ट है। होलोकास्ट क्या था, बेसिकली वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है नाजी जर्मनी जो है हिटलर ने बहुत सारे जो थे ज्यूज उनको उनका मर्डर किया था। तो उस ये थी कि होलोकास्ट। तो वो कहता है ये 21st सेंचुरी का होलोकास्ट है जहाँ पर लोगों को ना तो खाना दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है, ना फ्यूल दी जा रही है और ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये इससे उसका कंपैरिजन करता है। फिर वो कहता है कि जो लाइफ के अंदर गजा के अंदर लाइफ थी ना, और इसके अलावा जो दूसरा फ़लस्तीन ऑक्युपाइड किया हुआ है तो वहाँ पर जो है मिजरेबल थी। जब हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 7 को, उससे पहले भी उसके कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे। जैसे कि हमने यस्टरडे जो एक ओपिनियन किया था उसके अंदर हमने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था और उस रिपोर्ट के अंदर उसने एक्सप्लेन किया था कि क्या हालात वाक़यात हैं फ़लस्तीन के अक्टूबर 7 से पहले वहाँ पे लोगों की क्या हालत थी, कितनी गुर्बत थी, ठीक है। तो वही बात ये करता है कि वहाँ पर पहले भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे और जब अब फाइट हो रही है वहाँ पर फॉर द सर्वाइवल ऑफ फ़लस्तीन पीपल तो अब हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं।
यहाँ पर जो बच्चे न्यू आए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि बेटा अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर्स नहीं सुने तो आप 24 सितंबर से ये सीरीज कंटिन्यू है। आप आराम से 1-2 दिन बैठें और ये सारे के सारे लेक्चर सुन लें, उससे अगर आपको फ़ायदा ना होगा तो फिर क्या? फिर आप ये चैनल पे लेक्चर सुनना ही छोड़ देना अगर फ़ायदा नहीं होगा। और जो फ़ायदा होगा वो अब इंशाल्लाह आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे वर्ड्स के अंदर कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। इस्राएली मिनिस्टर जो है वो कहता है कि जी उसने एक बात की है कि एटॉमिक वेपन्स का हम इस्तेमाल करेंगे गजा के अंदर। तो जब बाद में उसको खींचा गया कि तुमने ये बात क्या की, तो उसने कहा मेटाफोर्स बेसिकली एक ऐसे ही होता है कि किसी चीज के ऊपर बोल देना। उसने कहा जी वो ऐसे ही हो गया, तो मैंने ये सोच समझ के बात नहीं की, ठीक है। तो उसने लेकिन उन्होंने कहा कि बेशक वैसे ही हो गया, जैसे भी हो गया, इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली जो है वो इसराइल के रूलर्स क्या सोच रहे हैं। यानी कि उनका नेक्स्ट प्लान ये भी है कि वो एटॉमिक वेपन्स भी वहां पर यूज कर सकते हैं। सीज फायर की जो कॉल्स है उसके बारे में बात करता है, कहता है यूएसए ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना, और इसराइल ने भी रिजेक्ट कर दी। यहाँ के यूएनओ ने भी कहा कि जनाब यार इस लड़ाई को बंद कर दो, गरीब लोग मर रहे हैं, तो दोनों ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यूएसए ने कहा जी ह्यूमैनिटेरियन पाउस पाउस किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कुछ देर के लिए लड़ाई रोक दो और उसके बाद दोबारा शुरू कर दो, ठीक है ना। सीज फायर नहीं हो सकता, ये यूएसए ने कहा है। तो कहता है ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही यूज्यूम कर लें कि आप पॉज कर दें और फिर लोगों को आप इजाजत दे दें कि चलो जी जाओ जाके पिक कर लो अपने जो मरे मुरे लोग हैं ना, जो आपके लव वन है जिनसे हम मोहब्बत करते थे, उनके जो बाकी अज़ा रह गए हैं हाथ वगैरह पाँव वगैरह या उनकी बॉडीज जो हैं उनको इकट्ठा कर लो और फिर उसके बाद तैयार हो जो अगले राउंड के लिए, जो कि इसराइल स्ट्राइक का होगा। जो कहता है ये पॉज करने का ये मतलब है। उसके बाद वर्ल्ड कम्युनिटी की बात करता है, कहता है वो भी जो है ना इसको रोकने में नाकाम रही है। और इसके अलावा आगे वो कहता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसराइल को कहा है कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, जिनमें से एक बोलीविया की वो मिसाल देता है। उसने कहा है कि सीवियर टाइज विद इसराइल के जो हमारे ताल्लुकात हैं वो खराब हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है ना। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपना डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है, ठीक है। और कम से कम उन्होंने एक ग्रेट मोरल क्लैरिटी दी है इस दुनिया के अंदर कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, जिनको ये जो ओप्रेस्ड लोग हैं, जो फलस्तीनी लोग हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। कौन सा मुल्क नंबर 1 पर और एक नंबर 2 पर। इंडिया ने कहा है हम किसके साथ हैं जनाब अली, ये मैं लैला से बता रहा हूँ, हम इसराइल के साथ हैं, हम इसराइल के हक में हैं। यूएसए ने कहा हम इसराइल के हक में हैं। लेकिन पाकिस्तान इतनी मुनाफिक कौम है कि इसने कुछ भी नहीं कहा। कम से कम यार स्टांस तो लो जिसके भी हक में हो जाओ, इसराइल के हक में हो जाओ या फलस्तीन के हक में हो जाओ, बोलो तो सही भाई। ये बिल्कुल ही नहीं बोल रहे। कम से कम इन्होंने कहा तो सही यार हम इधर हैं, उनका तो क्लैरिटी तो नजर आई। ओवर 1000 इसके एंड अरब मुस्लिम वर्ल्ड कहता है वो क्या कहाँ पे खड़ी है, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स देती होती हैं, वही स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लगा रही हैं साथ में, और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही, उन्होंने करना भी कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, उन्होंने कुछ फैसला किया है, उन्होंने बाईकाट का फैसला किया। जैसे मैं आपको रोज कहता हूँ भाई बाईकाट करो प्रोडक्ट्स का, बाईकाट का फैसला किया उन फर्म्स का जो कि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी फर्म उसका बाईकाट किया जाए जो कि इसराइल के लिए हमदर्दी रखती है। ये किन्होंने किया फैसला, ये मुस्लिम वर्ल्ड के जो आम लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है। और कहता है कि आगे इट इज ट्रूली हार्टिंग टू सी के सोलिडरिटी मार्च इन वेस्टर्न सिटीज, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जैसे यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है और दूसरे कंट्रीज हैं, वहां पर भी जो है फलस्तीनियों के हक में यानी कि नारे लगाए जा रहे हैं, मार्च किया जा रहा है सड़कों के ऊपर। और उनमें मुसलमान लोग भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं, ब्लैक वाइट ब्राउन हर किस्म के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और वो कह रहे हैं कि इस जेनोसाइड को, ये जो आप फलस्तीन में एक नस्ल कशी का काम कर रहे हैं, इसको रोको। तो उनके हक में सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और वो नारे, ये आम लोगों की बात हो रही है। स्टेट्स तो कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन आम लोग बेचारे शोर बेचारा मचा रहे हैं कि कुछ हो जाए। कहता है कि दीज ऑर्डिनरी सिटीजन हैव शो मोरल एंड मोर मोरल करेज देन मोस्ट मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैव ऑन देयर मैटर ऑफ फलस्तीन, कि मुस्लिम जो मुल्क हैं जैसे सऊदी अरेबिया है और दूसरे वगैरह हैं, इनसे ज्यादा उन्होंने मोरल करेज शो करवाई है इन आम लोगों ने। लेकिन फिर कहता है एक छोटी सी किरण नजर आई है कि ओआईसी का एक इजलास हुआ है फलस्तीन के हक में, फलस्तीन के इशू को डिस्कस करने के लिए रियाज में, ठीक है ना।
लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नजर तो आई थी उम्मीद, वो आए हैं, मिले हैं, गपशप की है, स्टेटमेंट्स दी हैं और चले गए हैं, लेकिन कोई खास तनख्वाह अभी तक हमें अच्छी चीज सुनने में नहीं आई। तो फिर वो कहता है इसका मतलब है कि कोई उम्मीद नहीं है, मुस्लिम स्टेट रूलर से कोई उम्मीद ना रखी जाए कि वो आएंगे, कोई एक्शन प्लान लेकर आएंगे और इसराइल की इस बारबरिज्म को खत्म करेंगे। ये तो बिल्कुल ही आप भूल जाए। अगर वो कहते हैं कि इसमें वो करना चाहें तो वो इकोनॉमिक बाइकाट कर सकते हैं टेल अवीव का, मुस्लिम स्टेट्स जो हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इस फलस्तीन के मैसकर को रोक सकते हैं अगर वो सीरियस होकर आए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और डिस्कशंस कर रहे हैं और कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अपने मफादात हैं सबके, हर किसी को अपनी अपनी सीट की पड़ी होती है, तो फिर कोई भी आगे नहीं आता। नंबर 2 पे आ जाएंगी ब्रोकन प्रोमिस। ब्रोकन प्रोमिस के अंदर वो आपको जो है वो डिस्कस करेगा इलेक्शन के बारे में, ठीक है ना, और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसकी वो बड़ी एक अच्छी सादी सी बात है, इसके अंदर मैनिफेस्टो की बात करेगा। मैनिफेस्टो क्या होता है उसके बारे में आपको बताएगा बड़े प्यारे अल्फाज के अंदर, और ये ग्राउंड रियलिटी की बात वो करेगा। इसमें वो कोई आपको किताबी बातें नहीं सुनाएगा। हाँ, ग्राउंड रियलिटी का बात होगा, आप इसको पेपर में एडअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है ना। डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये यूज हो सकता है। तो उसके बारे में वो बात करेगा, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने लेकर आएगा, और उसके बाद एक रिसर्च को, जो रिसर्च हुई है उस ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, उसको उसके साथ अटैच करेगा, और काफी इसमें आपको एक नई चीज जो है वो सामने आएगी। कहते हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो बेसिकली सादा अल्फाज में मैं कह देता हूँ कि एक आप कह लें कि पेपर है, सादा अल्फाज में कहता हूँ ना, एक समझ लें कि एक पेपर है, उसके ऊपर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक लिखा होता है कि जनाब अली जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो ये काम करेंगे, ये काम सही कर देंगे, ये जो काम हो रहा है इसको बंद कर देंगे, इससे साथ अच्छे तल्लुकात रखेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसको ऐसे हल करेंगे, इस प्रॉब्लम को ऐसे हल करेंगे, लोगों को ये फायदा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर लें एक डायरी की शक्ल में, तो उसको कहा जाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो। और ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर जो है इसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन होती है, बड़ी अच्छी किस्म की ये चीज होती है। इसमें यानी कि क्लियर होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी तो वो क्या करेगी, उसकी उसकी उसने क्या करना है, किस फील्ड को उसने कैसे देखना है, किन प्रॉब्लम्स को उसने कैसे हल करना है। तो ये है एक मैनिफेस्टो, जिसकी अब तकरीरों के अंदर भी बात की जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, लेकिन वेस्ट के अंदर यहाँ पर समथिंग गोल्ड डिफरेंट है। तो इसके ऊपर वो बात करता है। कहता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, कहता है बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, यूज टू मेक एन आइडियोलॉजिकल कनेक्शन विद अदर वोटर्स, वोटर्स के साथ एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन के लिए। यानी कि आइडियोलॉजिकल कनेक्शन का मतलब होता है इसके अंदर आइडियोलॉजी होती है ना, कि मैं एक नजरिया होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, तो उससे लोग जो है वो वोटर्स जो है उसके साथ लिंक हो जाते हैं। जैसे पीटीआई का था, इमरान खान का था, तो जो आम लोग झुकेंगे नहीं है, जो भी वो कहता था उसका एक था नजरिया था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। करने दिया किसी ने, नहीं करने दिया वो एक अलग बात है, लेकिन एक उसकी एक क्लियर कट अप्रोच तो थी ना। तो उसके ऊपर यानी कि इसी तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, ये वो सब ने बनाया होता है, और वो अपनी स्पीचेस के अंदर बोलते भी हैं, ठीक है, ताकि लोग वोटर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं। जो कहता है इट लिस्ट प्रायोरिटीज एंड पॉलिसी, इसके अंदर होता क्या, प्रायोरिटीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जो वो एग्जीक्यूट करेंगे कब, जब उनको पावर में आने दिया जाएगा। इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल विजन उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा होता है कि जब हम पावर में आएंगे तो हम इस फील्ड को ऐसे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फिर आगे कहता है कि वंस द इलेक्शंस आर ओवर, एक दफा जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं तो वोटर, उसके बाद भी ये है कि वो मैनिफेस्टो वोटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। किस लिए? कि पार्टी वालों को याद करवाने के लिए कि आपने ये वादे किए थे, ठीक है, और ये देखने के लिए कि अकाउंटेबल करने के लिए कि क्या ये जो इन्होंने वादे किए थे उन्होंने उन्हें पूरे भी किए या नहीं किए। यानी कि अगर पिछले मैनिफेस्टो को देखा जाए, किसी पार्टी को, पार्टी के मैनिफेस्टो को जो पावर में रही है, तो देखा जाए कि इसका ये मैनिफेस्टो था तो इसने कितनी कारकर्दगी दिखाई है। अगर दिखाई है तो आप उसको दोबारा वोट दे दें, अगर नहीं दिखाई तो आप किसी और पार्टी को वोट दे दें। तो ये इसलिए भी आप वोटर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी ऊंची पढ़ी लिखी बातें हैं, यहाँ तक आम इंसान कहाँ जाता है, ठीक हो गया। अब कहता है कि ये तो होगी ये चीज कि ये होता क्या है, ठीक है,
और उसके बाद वोटर्स इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना अहम होता है। फिर वो कहता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहता है पाकिस्तान में ये पब्लिश होता है, बस फॉर्मेलिटी होती है इसकी, इसके ऊपर कोई कंक्रीट प्लान्स नहीं होते, बस क्या होता है कि बस ये ऐसे कंक्रीट प्लान नहीं होते, यानी कि पाकिस्तान में ये एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में क्या है जी, पुलिसी नोटेड रिलीज, एक पुलिसी नोटेड उसने नोट किया है और रिलीज किया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट शाया की है इस मैनिफेस्टो के ऊपर जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में देती हैं। उन्होंने कहा है कि जो पिछले इलेक्शंस हो गए हैं ना, तो उसके लिहाज से जो मैनिफेस्टो का पीटीआई का, पीपल पार्टी का, नवाज लीग का, इनएडिक्वेट, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल इश्यूज को लेकर इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें की थी उनके ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तीनों के तीनों ही। ये किसने कहा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने, क्योंकि मेरे पास या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पढ़ सकें, तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसको पढ़ा है और बताया है। उसके बाद कहता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी क्या है, इन्हीं पर 2018 से लेकर 2022 तक जो है, जिस तरह से हम अक्सर पोल करवाते हैं, जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे दे देते हैं, तो उससे क्या लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारे सामने क्या आता है, शोज दैट कि जो इसकी जो डिस्कशन इश्यूज ऑफ पार्टी पोजीशन सिग्निफिकेंट आउटलाइन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो, कि जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है ना, तो उसको इशू करना उनके लिए कोई खास बात नहीं होती, वो इशू कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो क्या करते हैं, कोई ज्यादातर गौर फिक्र नहीं करते। बल्कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहता है उनकी ज्यादातर जो इंटायर पॉलिटिकल डिस्कोर्स उनकी फैमिलीज की जो लेजेसी के गिर्द ही गिर्द घूमता है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो डिस्कशन होती है वो क्या होती है, यही होती है, एक दूसरे की तारीफें कर लें, नारे मार लें, एक दूसरे की बातें कर लें, और पर्सनल, इसके अलावा एक दूसरे को, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले को क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, उसको गालियां निकाल रहा है, वो उसको निकाल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो पावर में होता है, जो सीट पे बैठा होता है, सारे उसको तो जरूरी गालियां निकाल रहे होते हैं ना, कि ये तो बिल्कुल इसने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, इसने, इसकी वजह से महंगाई हो गई है, इससे संभाला नहीं जा रहा, तो इसको कहो छोड़ दो, ये एक कॉमन है। तो पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में उसके ऊपर बात नहीं होती कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होती। हमेशा यही बात होती है कि जो सीट पे बैठा है, अगर इमरान खान बैठा है तो उसको नून लीग वाले कह रहे हैं बुरा भला, अगर नून लीग वाला बैठा है तो उसको इमरान खान और जेयूएफ वाले कह रहे हैं, अगर कोई दूसरा बैठ गया, यानी कि जो बैठा है उसके सारे दुआले हुए रहते हैं, उसको बुरा भला कहते रहते हैं। ये नहीं कहते कि व्हाट इज आवर मैनिफेस्टो, जब हम पावर में आएंगे तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं। जैसे हमने पिछले एडिटोरियल के अंदर भी बात की थी, बातें बहुत हैं करने को, लेकिन को टाइम को मैं सामने रख के बात को कोशिश करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा कंप्रिसाइजली जो है लेक्चर को दूं, वरना तो बहुत इस एक एक को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो जैसे नवाज शरीफ जो है वो आया, बैक आया, मैंने पाकिस्तान में जलसा किया, उसने बताया पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है, ये हुआ है, इकोनॉमिकली ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, हम तबाह हो गए हैं, लेकिन एंड पर वो चला गया। उसने कोई हल बताया, कोई हल नहीं बताया। और यही न्यूज़पेपर के अंदर भी बात छपी थी कि जनाब अली आए, अब बताते तो आप हो लेकिन इसका हल भी तो बताओ। तो मैनिफेस्टो असल में यही होता है कि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी बताना कि मैं लीडर हूँ, ये प्रॉब्लम है, अगर मैं पावर में आता हूं तो ये तरीकाकार इस्तेमाल करके इसका मैं हल करूंगा। तो ये पाकिस्तान में ये जो कल्चर है ही नहीं। पाकिस्तान में कल्चर ये है कि दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को गालियां निकालना, दूसरे को बुला भला करना, उसकी जाती लाइफ को खोलना, बस ये एक दूसरे को हम लोग क्रिटिसिज्म करते रहना। पॉलिटिकल लीडर्स जो ये काम करते हैं, जो कि असल में होना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हेंस पाकिस्तान इंस्टीट्यूट, ये डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पीछे इसका नाम है, उसने क्या किया है, हैव राइटली एडवाइज पॉलिटिकल पार्टीज, उनको जो एडवाइस किया है कि अलाइन रहें इसके साथ, अपने जो प्री इलेक्शन कमिटमेंट्स हैं उनके साथ, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो अपने वोटर्स के साथ कमिटमेंट्स की हैं वो उसके साथ जुड़कर रहें, उसको ना छोड़ें। अब वो कहता है कि अगला जो पोल आने वाला है, ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उनके लीडर्स के लिए भी, ये दिखाने के लिए कि उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं। जैसे पाकिस्तान मल्टीपल ओवरलैपिंग इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल इश्यूज को पाकिस्तान के हैं, ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं तो पाकिस्तान में भी हैं। तो ये जो इलेक्शंस हैं ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो दिखाएं कि वो क्या हल कर सकते हैं, एंड हाउ दे टेंड टू इम्प्लीमेंट देम, और क्या सॉल्यूशंस हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सॉल्यूशन दे देना बात नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट लेना असल बात होती है। और उसके बाद आगे पाकिस्तान में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल क्राइसिस हैं,
ठीक है ना। और वोटर्स चाहते हैं कि जो है वोटर्स डिजर्व अ चांस टू मेक अ इन्फॉर्म चॉइस रिगार्डिंग द पार्टी। तो जब आप उनको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, मेरे पास ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को हाउ आई विल इम्प्लीमेंट, तो इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। जब आप सारी चीजें बताएंगे तो जो एक वोटर है उसके लिए ये बेहतर हो जाएगा कि उसको चॉइस करना कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो क्या करे, वोट दे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए। तो ये था जी सेकेंड एडिटोरियल। इसके अंदर मैंने मैनिफेस्टो की बात की है, मैनिफेस्टो क्या होता है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का एटीट्यूड पाकिस्तान में इन मैनिफेस्टोस को लेकर क्या है वो आपको बताया है, और इसको आप बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, कोरोना वायरस ब्रोकेट आउटब्रेक, कोरोना वायरस आउटब्रेक, कोंगू वायरस, सॉरी कोंगू वायरस आउटब्रेक, दैट इज द थर्ड एडिटोरियल। इसमें आप हेल्थ को ले सकते हैं। इसमें वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये वाला वायरस जो है ये पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर बलूचिस्तान में जो है ये एक्टिव हो चुका है, और इससे काफी लोगों की डेथ भी हो गई है, जिसमें खास तौर पर कुछ ज्यादातर डॉक्टर जो हैं वो हैं। तो फिर वो ये कहता है कि कुछ जो है इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो की जाए, एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। गवर्नमेंट को कहता है कि इसको टाइम से आप इसकी वैक्सीन बना लें, और जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक कोई दूसरी जो प्रॉब्लम आप मेजर्स ले सकते हैं वो मेजर्स ले लें, ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। अगर आप टाइमली ये काम नहीं करेंगे तो ये फिर वायरस ज़्यादा फैल जाएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा, पाकिस्तान की लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। बलूचिस्तान, इसमें आउटब्रेक हुआ जी, इसका नाम क्या है, क्रीमीन कोंगू और हेमोरेगिक फीवर, इसका ये लंबा सा ये नाम है, और इसको कॉमनली कहते हैं कोंगू वायरस। ठीक हो गया जी, ये तो होगा इसका। अब कहता है इस ऑफिशियली 20 लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं इसकी वजह से, इस साल 20 लोग इसकी वजह से फौत हो गए हैं कोंगू वायरस की, और उनमें से एक डॉक्टर भी है। ठीक है। फिर वो कहता है 200 सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो थे, जब उनका टेस्ट किया गया तो 73 का जो टेस्ट है पॉजिटिव आया, यानी कि 73 के अंदर कोंगू वायरस जो है वो मिल गया। अब वो कहता है कि इसके अलावा 12 जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको कराची के अंदर ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो ज्यादा उसकी वजह से हिट हो रहे हैं। तो 12 जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, कराची में उनका इलाज किया जा रहा है। तो कहता है कि उनमें से जो चार डॉक्टर हैं उनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है ना। आगे वो कहता है मर्सिफुली नो केस हैज बीन रिकॉर्डेड इन पोर्ट सिटी, कराची में ये शुक्र है कराची के अंदर अभी तक कोई केस नहीं आया। क्यों कह रहा है, क्योंकि कराची एक बहुत ज्यादा पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो अगर वहां पर ये केसेस आता है तो ये स्पीड से फैलेगा। अभी बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में ये है कि आबादी पाकिस्तान की आबादी बहुत कम है, एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, और आबादी के लिहाज से वहां पर आबादी काफी कम है एज कम्पेयर टू दूसरे सिटीज, तो वहां पर फैलने का खदशा कम है। तो इसलिए कहता है कि शुक्र है कि अभी ये कराची में कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ तक उसने आपको बता दिया कि भाई सूरत हाल क्या है, अब आपको समझ आ गई। आगे चलेंगे। कहता है कि however the rate at which infection, कहता है कि जिस रेट स्पीड से ये फैल रहा है ना हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर इन बलूचिस्तान, ये अलार्मिंग है, ये खतरनाक है कि जिस तरह से बलूचिस्तान के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या दूसरे बंदे जो अस्पतालों में काम करते हैं, उनमें जितनी स्पीड से ये फैल रहा है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये ना इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, ये इस चीज को कहता है, ये क्वेश्चन उठा रहा है कि हमें जो है ना इनएडिक्वेट है, यानी कि एडिक्वेसी ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। अब इन्फेक्शन कंट्रोल अब हमें मेजर लेने पड़ेंगे, और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, यानी कि अब हमें एहतियाती तदाबीर वहां पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो जो भी हम मामला जो है वो हल कर सकते हैं, जिससे जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें अब बलूचिस्तान में करने पड़ेंगे। आगे कहता है दिस कंसर्न मस्ट स्विफ्टली, अब ये तेजी से हमें काम करना पड़ेगा, तो फिर ही हम क्या कर सकते हैं, लोगों की जान हम बचा सकते हैं। स्विफ्ट जैसे गाड़ी का नाम है स्विफ्ट, आपने देखा होगा, देखा था ना स्विफ्ट सुजुकी वालों की 1300 सीसी, तो स्विफ्ट वर्जन है उसका सुजुकी वालों का। तो स्विफ्ट का मतलब होता है स्पीड, एकदम से तेजी से, तो उसके लिए वो कहता है कि हमें ये करना पड़ेगा। आगे कहता है कि इसी CCHF उस कोंगो वायरस का नाम है, इसकी सिविरिटी कहता है इससे ये हो सकता है क्या ना करें अप टू 40% केसेस, 40% केसेस के अंदर डेथ हो सकती है। अगर किसी बंदे को कोंगो वायरस हो गया तो इसका मतलब है 40% चांसेस है कि उसकी मौत हो सकती है।
तो इसलिए अब अर्जेंट नीड है कि वैक्सीन जो है वो उसको तैयार किया जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए, या मंगवाई जाए या तैयार की जाए, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो उसने कहा है इसको तैयार किया जाए। जब तक वैक्सीन नहीं आती, ठीक है ना, तो तब तक क्या है कि हम पब्लिक अवेयरनेस फैलाएं लोगों के दरमियान कोंगो वायरस के मतलब, प्रिवेंटिव मेजर्स को इस्तेमाल करें, और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है इस कोंगो वायरस के फैलने में, तो इसके ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जो लोग लाइफ स्टॉक यानी कि भेड़ों, बकरियों का, भैंसों का काम करते हैं, उनको भी ये चीज़ें बतानी चाहिए कि जनाब अली ये वायरस फैल रहा है और इसमें ये जानवर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो लिहाजा आप लोग क्या करें, एहतियात बरतें। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकती है, तो उसमें आप अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखें, नहा धो के खुद भी रहें, जानवर को भी साफ सुथरा रखें। इसके अलावा वो कहता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होती है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हम ज्यादा इन्फेक्टेड पर्सन से ज्यादा ना मिले, ठीक है ना, और इसके बाद बार बार हाथ धोएं, साफ सुथरा रखें, हेल्थ केयर सेटिंग्स यानी कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, साफ सुथरे इक्विपमेंट इस्तेमाल करें। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्विकली जो है वो कंटेन कर सकती है इस वायरस को, अगर वो क्या करे, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको प्रोटेक्ट करे और पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करे, तो इन दोनों कामों से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है। आगे वो क्या कह रहा है, सम मेजर्स इंक्लूडिंग अ टेम्पररी बैन ऑन द यूज ऑफ प्राइवेट सेक्टर हाउस इन पॉपुलेटेड एरियाज, कि जो जानवरों को ज़िबा करते हैं, कहाँ पर, प्राइवेट जो सेलेक्टर हाउस बनाए हुए हैं, तो वहां पर उसको वक्ती तौर पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि जानवरों की वजह से भी ये फैल रहा है। तो जब आप एक ज्यादा आबादी वाले इलाके में लाकर जानवर को ज़िबा करेंगे, तो जब उस जानवर को ज़िबा किया जाएगा तो उससे भी खतरा है कि ये वायरस जो है ये फैलेगा। जी, आपके 3 एडिटोरियल डिस्कस हो गए, अब हम चलते हैं ओपिनियन की तरफ। तो ये पहला ओपिनियन है, इसमें है जी फोर्स एक्सपल्जन। तो फोर्स एक्सपल्जन के अंदर जो राइटर है वो डिस्कस करेगा कि किस तरह से जो अफगानियों को निकाला जा रहा है पाकिस्तान से, उसके बारे में। इसमें बेसिकली ना जो राइटर ये कहना चाह रहा है कि जनाब अली, जो हमने गलतियां की है ना पुलिसी की वजह से, जो हमने पुलिसी हमारी खराब रही है, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर रही है कि अफगानिस्तानियों को भेज रही है वापस जो इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं। मगर वो कहता है कि इस काम के करने से जो नुकसान पाकिस्तान को हिस्ट्री में हो चुका है, वो क्यों हुआ है, कि पाकिस्तान की जो गलत पॉलिसियां थी ना उसकी वजह से हुआ है। अब आप लोग ये नहीं कर सकते कि अपनी गलत पॉलिसियों से बच सकें और ये जो मलबा है ये अफगानियों के ऊपर डाल दें कि इनकी वजह से हुआ है। फिर वो आगे कहता है कि ये जो अफगानी आप निकाल रहे हैं ना पाकिस्तान से, उसके पर्सपेक्टिव में ये गलत कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को और नुकसान होगा, लिहाजा आप अपनी पॉलिसी को देखें, तो कोई इसके अंदर बैलेंस करें। इस चीज को वो इसके अंदर डिस्कस करता है अपने आर्गूमेंट को। चलें जी शुरू करते हैं। कहता है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है पाकिस्तान के अंदर, उसमें क्या हुआ है कि अब डिसीजन ये लिया गया है कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगान माइग्रेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के अंदर डिकेड से रह रहे हैं, और पहले उनको उन मिलियंस को पाकिस्तान ने क्या किया, होस्ट किया, मेहमान नवाज उनका बना, जो कि पाकिस्तान में तब आए थे जब वहां पर जंग लग गई अफगानिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में आ गए। लेकिन अब अचानक जो पॉलिसी ये बनी है कि उनको कहा जा रहा है कि आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। लेकिन कहता है डिकेड्स से वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो कुछ तो उनमें से ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं और वो इसी सरजमीन में यानी कि पैदा भी यहाँ पे हुए हैं और नेटिव है यहाँ के, लेकिन पॉलिसी क्या बनाई गई है कि जनाब ये लिए आप लोग जाएं वापस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो डिसीजन है ये बड़ा ही ड्राकोनियन है, बड़ा ही डरावना डिसीजन आप लोगों ने ले लिया है कि फोर्स करना, ठीक है ना, अफगानियों को कि ये मुल्क छोड़कर चले जाएं जबरदस्ती। और कहता है कि पहले भी यानी कि इस प्रोसेस में 2 लाख के करीब जो अफगानी हैं वो छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे जो हैं 2 लाख के करीब वो हैं जो कि जा चुके हैं, और बहुत सारे वो हैं जिनको आप लोगों ने कैंप्स के अंदर रखा हुआ है, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास होल्डिंग उनको रखा हुआ है कैंप्स के अंदर पकड़ कर, इसलिए ताकि उनको आप लोग वापस भेज दें। और उनको क्यों पकड़ा गया था, क्योंकि 31 जो अक्टूबर थी वो डेडलाइन थी, तो डेडलाइन खत्म होगी, तो आप लोगों ने अब उनको पकड़ कर कहाँ पर रख लिया है, कंसंट्रेशन कैंप्स आप कह लें, या वहां पे कैंप्स कैंप बनाए हुए हैं वहां पर रखा हुआ है,
और वहां से अब आप लोग उनको वापस भेज रहे हैं। तो ये बड़ी माड़ी बात है, बड़ी बुरी बात है। फिर वो आगे देता है, कहता है कि 1.7 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है पाकिस्तान के अंदर, और जो टोटल अफगानी है वो 3 मिलियन है। 3 मिलियन टोटल है, और उनमें से 1.7 मिलियन जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। और कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ कब से हैं, और इनमें से ज्यादातर पिछली 4 डिकेड से यहाँ पर वो रह रहे हैं। अब 4 डिकेड से क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि ये जो है 1980 के अंदर, 1980 के अंदर एज ए रेफ्यूजी जो है ये पाकिस्तान में आए थे, जब अफगानिस्तान की वार जो थी शुरू हुई थी सोवियत ऑक्यूपेशन के दरमियान। यानी कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर वार शुरू की, तो उस वार से बचने के लिए ये लोग 1980 में पाकिस्तान आए थे एज ए रेफ्यूजी। और इस वजह से अब इनकी आबादी कितनी है, 3 मिलियन। तो अब इस चीज को कितने साल हो गए हैं, 40 ईयर्स हो चुके हैं जनाब अली, 4 डिकेड्स। जिस तरह से अब फलस्तीन के लोग जो हैं वो इजिप्ट जो है वो जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग कहाँ जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग जा रहे हैं यूरोप, ठीक है, क्योंकि वहां पर जंग लगी हुई है। तो इसी तरह ये लोग भी आए। आगे कहता है कि ये लोग तो आए, लेकिन इसके न क्या हुआ, हमारे क्योंकि जो बॉर्डर्स थे वो पोरस थे, यानी कि वहां पर कोई इतना चेकमेट नहीं था, तो ये लोग इजीली जो है ये पाकिस्तान में आ गए जो एज ए रेफ्यूजी। अब वो कहता है कि इसके बाद आगे चलता है, कहता है आप पॉलिसीज की तरफ वो बात करता है। चलो ये तो लड़ाई हुई ना, तो वो लोग आगे कहता है कि तो पॉलिसी ऑफ फर्स्ट, पहली पॉलिसी ये थी कि हमने अमेरिकन बैक्ड मुजाहिदीन जो है, जब 1980 की जंग होती है तो उसमें क्या होता है कि वो अफगानिस्तान में जो है में यूएस रशियंस आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मुजाहिदीन तैयार करते हैं और उनको अफगानिस्तान भेजते हैं उनसे लड़ने के लिए, और हम अमेरिका से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं इस काम के लिए। ठीक है, पहला तो कहता है कि ये काम किया हम लोगों ने। दूसरा क्या किया हमने कि जब जो है अमेरिका आया अफगानिस्तान के अंदर फाइटिंग द अमेरिकन, यानी कि जब दूसरी बार ये हुआ कि जब अमेरिका 9/11 के बाद खुद आया लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, तो हमने फिर क्या किया, हमने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हम तालिबान को हमने सपोर्ट किया, ठीक है ना। और क्रॉस बॉर्डर जो है हमने मूवमेंट जारी रखी, ठीक है। और अपने उस वक्त हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी क्या कर दिया, दाव पर लगा दिया, उसमें नहीं हमने सोचा। तो कहता है कि इन दो जंगों में, हाँ, इन जब पिछली 4 डिकेड के अंदर जो दो जंगें हुई हैं, उनमें हमने क्या किया, हमने एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हमने काम किया। और फिर उससे क्या हुआ, ये जो पाकिस्तान है ये एक डेस्टिनेशन बन गया अफगान्स की, जो भी इस लड़ाई में लड़ते थे और जो अफेक्ट होते थे, बेशक वो वॉरियर्स हों या आम लोग हों, तो पाकिस्तान एक पॉइंट बन गया जहां पर वो आकर रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि हम उनको रहने देते थे, ठीक है ना। तो कहता है ये पहले तो ये देख लेना कि हमने क्या किया, तो इसमें वो आपको ये चीज एक्सप्लेन करता है। फिर वो कहता है आगे जाकर कि एक और चीज जो बाद में सामने आ जाती है वो ये आ जाती है, पहले तो ये यहाँ से आए ना, ठीक है। और दूसरा फिर जब अमेरिका की जंग हो रही थी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, वो खत्म होगी 2021 के अंदर। जब 2021 के अंदर जंग खत्म हो जाती है तो तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर बहुत से लोग जो हैं तालिबान से डर कर भी भागते हैं, निकलते हैं और पाकिस्तान में आकर रहना शुरू कर देते हैं। तो उसका जो रिटर्न हुआ है तालिबान का इस 2021, उससे भी क्या हुआ, मिलियन ऑफ अफगान उन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर को, पाकिस्तान आ गए हैं। उनमें से मेजोरिटी जो थी वो इकोनॉमिकली जो लोग डिस्टर्ब थे वो थे, और कुछ तो ऐसे थे दो इनसे बचने के लिए कि कहीं हमें ये मार ना दें, जिनमें ज्यादातर वुमेन्स थी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज थे, वो पाकिस्तान में आ जाते हैं तालिबान की गवर्नमेंट से बचने के लिए। ठीक हो गया जी। आगे कहता है कि ये चलो चीजें तो हो गई, फिर वह कहता है कि नो रिस्ट्रिक्शन और बॉर्डर क्रॉसिंग दैट टाइम, कि कहता है कि जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई। आज तो हम उनको धक्का लगा कर निकालने, पहले हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उनको। और उनको क्या किया, फ्री मूवमेंट ऑफ रिफ्यूजीज हमने रखी हुई थी। अनडॉक्यूमेंटेड अफगान जो रिफ्यूजी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में आती रही। और यहाँ तक कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के एस्लम्स हैं, यानी कि जो कि तालिबान से बचकर निकले थे, अभी थोड़े दिन पहले एक जहाज यूके गया था, आई थिंक 200 या 300 के करीब बंदे को लेकर। ये वो बंदे थे
जो जब वहाँ पर जंग हो रही थी तो इन लोगों ने क्या किया था, नेटो फोर्सेस जो थी अफ़गानिस्तान में उनकी मदद करते रहे हैं, उनके सूलतकार बने रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट आई तो इन लोगों ने अफ़गानियों ने समझा कि अब हमें ये मार देंगे, तो ये लोग कहाँ पर आ गए, पाकिस्तान आ गए। तो फिर जब ये पाकिस्तान आ गए तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूके ने, यूएसए ने, जो नेटो के मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जनाब आप इनको यहाँ पर रखें, हम आपको खाना-पीना इनका देंगे, आप इनको खाना-पीना पिलाएँ, हम इनको यूरोप के किसी मुल्क में सेट कर देंगे। लेकिन उन्होंने इनको सेट नहीं किया, तो पाकिस्तान ने अब उनको कहा आप भी जाओ। फिर जब पाकिस्तान ने प्रेशर डाला तो फिर जाकर कहीं यूके वालों ने 200-250 बंदा उनमें से उठाया और उनको वो यूके ले गए हैं। तो उनमें वो लोग भी शामिल थे, ठीक हो, जो सहूलतकार थे नेटो फोर्सेस को और तालिबान से बचने के लिए वो पाकिस्तान में रह रहे थे। अब वो कहता है कि जो पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया ना, इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। कैसे? कहता है फोर्स रेपुटेशन, यानी कि हम, वो कहता है कि 1.7 मिलियन पीपल को हम वापस भेज रहे हैं। कहाँ पर? उस कंट्री में जो वहाँ पे खाने को खाना नहीं है। लोग जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर फ्लड्स और अर्थक्वेक की वजह से जो लाइफ है वो तबाह हो चुकी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जब ये वापस आप इनको वहाँ पर भेजेंगे इस तरह की सूरत-ए-हाल में, तो इनका क्या हाल होगा आप खुद ही सोच लें। फिर कहता है कि औरतें और लड़कियाँ वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। क्यों? क्योंकि जो तालिबान का रजीम है वो बड़ा रिस्ट्रिक्शंस करता है फीमेल की एजुकेशन पर, काम करने पर। तो इससे क्या होगा कि इन बच्चियों का, इन औरतों का जो फ्यूचर है वो उस तालिबान के रजीम में तबाह होकर रह जाएगा। तो ये क्या है? कहता है कि इस डिसीजन से क्या है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये पास्ट में भी पाकिस्तान ने किया, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। पास्ट में भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी अपने पिछले माजी में भी कि ये जो अफगान रिफ्यूजीज है ना, हम इनको जो है ना वापस भेज दें, और इसके ऊपर कोशिश की थी, लेकिन इतनी सख्ती से नहीं की थी जितनी अब इतनी सख्ती से पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है ना? और उससे क्या हुआ है, कंट्रीज, कहता है कि ये जो फैसला आप कर रहे हैं इससे कंट्री का इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ना वो भी जो है डिस्टर्ब होगी। क्यों? कहता है, यहाँ पर वो एग्जांपल देता है, यहाँ पर मैंने स्टार भी लगाया है। यहाँ पर वो ये बात करता है कि ये जो फैसला है ये कौन कर रहा है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है। तो कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का तो इख्तियार ही नहीं होता कि इतनी लंबी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन कर सके। तो उसने कैसे कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसको ये इख्तियार है ही नहीं। ठीक है ना? तो कहता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको ये जो फैसला है ये फ्यूचर वाली जो गवर्नमेंट इलेक्शन होने के बाद आएगी उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और खुद ये फैसला नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फैसला जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है, और ये नेशनल सिक्योरिटी जो है उसका हिस्सा, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं इसके अंदर। तो लिहाजा ये सेंसिटिव इशू है, केयर टेकर गवर्नमेंट को इसके अंदर पंगा नहीं डालना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, ताकि जो अगली गवर्नमेंट आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो ये फैसला कर सके। फिर वो खुद ही आगे कहता है कि ये भी मैं समझ सकता हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये खुद से ये फैसला नहीं कर सकती। हाँ, ये अप्रूव हुआ है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर ही ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है हमारा। क्यों? क्योंकि जो अभी पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान के जो अटैक्स जो हैं वो हर रोज़ होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर ये फैसला किया गया है। और वो अटैक्स ज़्यादातर जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हो रही हैं, और जो हमारे फोर्सेस हैं उनके ऊपर हो रहे हैं। तो लिहाजा ये समझ आ सकती है कि ये पाकिस्तान का सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए ये जो है वो डिसीजन लिया गया है। आगे फिर वो कहता है कि पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके आगे बात करता है कि जो आउटलॉड मिलिटेंट्स जो हैं ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द अफगान बॉर्डर, कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाली साइड से। ठीक है ना? और अफगान तालिबान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिफ्यूज़ करती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन और रिफ्यूज़ करती है कि जो ये दहशतगर्द हैं इनके ठिकाने जो हैं ये अफगानिस्तान में नहीं है, और हम कहते हैं नहीं जी, इनके ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर हैं, और ये वहाँ से जो है वो अटैक कर रही हैं। और एक नई जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक तालिबान का, जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनका भी हिस्सा है। तो इससे क्या होने वाला है, इससे जो पाकिस्तान और काबुल के और इस्लामाबाद के जो रिलेशंस है ना वो समझने के खराब ही होने वाले हैं। और फिर वो आगे कहता है कि बट डज नॉट प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन,
कहता है चलो जो भी है, ऑथर है ना वो अपनी ही सुनाएगा एंड पे। तो कहता है जो भी है बहरहाल ये कोई जस्टिफिकेशन इस बात की नहीं है कि आप एक अफगान रेफ्यूजीज पॉपुलेशन को उठाकर जो है अफगानिस्तान भेज दें। कहता है अगर हम फॉर एग्जांपल इस चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं कि हम उनको भेज भी देते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या है, एनी सेफर एज इज बीइंग क्लेम्ड। कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए इतना कोई अच्छा काम नहीं होगा, पाकिस्तान को इसका कोई अच्छा फायदा नहीं होगा, बल्कि क्या कह रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ा देगा। ये बात है असल जो कहना चाहता है कि अगर आप ये अफ़गानियों को वापस भेज देते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बढ़ा देगा। और इसके बाद जो इसने बातें की हैं, आई एम नॉट सो मच सैटिस्फाइड, बहरहाल उसने कहा हैं। वो आगे कहता है कि तहरीक तालिबान की जो लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान के अंदर बेस करती है और टेररिस्ट जो अटैक हैं वो लार्जली रिजल्ट्स हैं। कहता है कि हमारी जो फ्लॉड पॉलिसीज़ है ना, ये बात इसने अच्छी की है ये वाली कि जो फ्लॉज हमारी पॉलिसीज़ हैं, उनमें से एक पॉलिसी ये थी जनाब अली कि जब तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है, अलो कर दिया है बहुत सारे मिलिटेंट्स को कि वो वापस आ जाएँ और वापस आकर जो है वो जो है ना उनके साथ यानी कि रहें यहाँ पर। जो हमारी अफ़गान तालिबान के साथ डील हुई थी, उसमें हमने काफ़ी मिलिटेंट्स को क्या किया था, इजाज़त दे दी थी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि वो पाकिस्तान में आकर रहें, ठीक है ना? और अब वही क्या है हो रहा है, दे में गेटिंग हेल्प, अब वही जो है वो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर से हेल्प ले रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, वो बम धमाके जला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या थी, ये वाली पॉलिसी जो थी, ये गलत होगी। आगे वो कहता है कि इंक्रीजिंग मिलिटेंसी पोज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज। कहते हैं कि ठीक है, ये जो मिलिटेंसी बढ़ रही है, ये वाक़ई पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर अफ़गानियों को वापस भेज देना, ये जो हमारी हमने अफ़गानियों को अगर वापस भेज देते हैं, तो ये हमारी पॉलिसी को कवर नहीं दे सकेगा, जो पॉलिसी हमने पहले जो है अपनाई थी। ना ही जो है कहता है कि गरीब औरतों को और बच्चों को आप वापस भेजकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ना ही कहता है कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसकी में इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है कि वो इन इतने लार्ज पॉपुलेशन को एक्सपेल कर सके। आगे कहता है कि पाकिस्तान इंसिस्ट दैट इट्स एक्शंस अडॉप्ट माइग्रेंट्स। आगे कहता है कि पाकिस्तान ये कहता है कि इसके जो एक्शंस हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है ना? नॉट अफगान स्पेसिफिक इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड डज नॉट अफेक्ट रिफ्यूजीज लिविंग हियर लीगली। कहता है ये जो हमारे एक्शंस हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक हैं। जिस तरह से एक इंटरनेशनल डाटा बना हुआ है कि कोई भी इलीगल सिटीजन जो है दूसरे में नहीं रह सकता, तो इसी तरह ये भी हमारा है, कोई हम दूसरों को नहीं रहने देंगे, हमको वापस जाना पड़ेगा। जो लीगली हैं वो रहेंगे यहाँ पर। और आगे कहता है राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कह रही हैं इसके ऊपर कि बहुत से ऐसे जो अफगान जो हैं वो जो नेशनल हैं यहाँ के, वो भी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फिर वो कहता है द गवर्नमेंट डिसीजंस पॉइंटिंग आउट द हार्श इकोनॉमिक एंड ह्यूमन राइट्स प्रिवेलिंग इन अफगानिस्तान। बात वही घूम फिर के हो रही है कि ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस वो ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पहले ही हालात बड़े ख़राब हैं, गुर्बत है, खाने को कुछ नहीं है, तो आप इन लोगों को वापस भेज रहे हैं। और ये तालिबान के रजीम के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा हार्श है, तो आप लोग इनके साथ ज़्यादती कर रही हैं। लेकिन आगे कहता है कि पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर ले और स्टॉप कर दे अनडॉक्यूमेंटेड एंट्रीज को, ताकि वो आगे फ्यूचर में क्या हो दे, अपने आप को सिक्योर कर ले, ठीक है ना। और कहता है कि अपने बॉर्डर्स को जो है ना वो ओपन ना रखे, ठीक है ना, ताकि उसको बाद में इस तरह के अब्रप्ट डिसीजंस ना करने पड़े। फिर वो कहता है कि ठीक है जी, लेकिन वो फाइनली ये कहता है कि ये वाला जो फैसला है मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान के इंटरनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप लोग रह तो रहे हैं, लेकिन ये इन दोनों के लिए एक मसले पैदा करेगा आगे आकर। एंड फाइनली वो बात करता है द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ दिस फ्लॉड डिसीजन इज ऑलरेडी अपेरेंट इन द पब्लिक प्रोटेस्ट। कहता है कि जो पॉलिटिकल फॉल आउट है ना, ये जो आपने फैसले किए हैं, ठीक है ना, उसके सामने उसका रिजल्ट हमारे सामने पहले ही आ गया है कि इसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है जी? केपी के अंदर हो रहा है, ठीक है। कई बलूचिस्तान के ज़िले वहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। और ये फर्दर जो है, इसके अलावा एक तो प्रोटेस्ट हो रहा है और दूसरा हमारा जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस हैं वो भी ख़राब होने का खदशा है। कहते हैं अभी भी टाइम है, आपने जो ये फैसला किया है कुछ इसको करेक्ट कर लो जो भी है,
ताकि जो सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल में कर सकें। तो जनाब अली ये था आपका फर्स्ट एडिटोरियल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, और भी जहाँ जहाँ आप फिट कर सकते हैं। अब ये आपकी अप्रोच है। सेकंड आ जाते हैं जी, सेकंड ओपिनियन के अंदर आ जाता है वो सोशल मीडिया एडिक्शन। इसमें वो ये बात करेगा कि जनाब अली कि सोशल मीडिया जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो क्या कर रहा है, जो नौजवान नस्ल है उसको तबाह कर रहा है। लिहाजा उनके ऊपर क्या है कि एक्स्ट्रा विजिलेंट करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का। तो बात करती है, कहती है जनाब अली कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि मीटा है, फेसबुक और जो कंपनी उनको चेंज किया उसका नाम क्या है, मीटा है, और एक्स ट्विटर का नया नाम है जी। कहते हैं इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये क्या करें, अट्रैक्ट करें दूर बच्चों को, जवानों को। जितनी देर आप ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे उसको, जितनी स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट जो है उनकी ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा व्यूज़ एडवर्टाइजमेंट के बढ़ते जाएंगे और उतना ज़्यादा वो कंपनियां रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करती जाएंगी। एंड वो कहती है द इफेक्ट स्क्रॉलिंग द प्लेटफॉर्म ऑफर अस प्रोलिफरेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आवर लिव्स। एक चीज़ तो ये है कि वो रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करती जाएंगी, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो चीज़ें देखते हैं उसके साथ साथ हमारा पर्सनल जो एक है डाटा जो है, डिटेल जो है वो भी शेयर होती जाती हैं कि हम किस चीज़ तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ों को हम पसंद नहीं करते। और इससे क्या है कि वो हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारे फॉलोअर्स, फ्यू हंड्रेड्स जो हैं वो भी देखते हैं, और इसके अलावा जो है यानी कि एग्जीबिशन होती है हमारी चीज़ों की दुनिया के सामने, हम एक्सप्लोर होते हैं। ठीक है जी। आगे वो कहती है, क्रिटिसाइज करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं अटेंशंस को, नॉट पर्टिकुलरली और नॉट पर्टिकुलरली न्यू, कि वो अटेंशंस को क्या कर रहे हैं कि अटेंशन डिवाइड कर लेते हैं बच्चों की, यंगस्टर्स की जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाती है उनके ओरिजिनल होम से। जैसे कि वो कहती है कि रिपोर्ट आई है 2021 की, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं कि कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करते हैं सोशल मीडिया वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, और उस रिसर्च के अंदर ये आया है कि जो यंग पीपल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो ज़्यादातर उनको किनको यंग पीपल्स को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ब्रेन्स होते हैं वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, और वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इजीली उनकी तरफ वो क्या कर जाते हैं, डिवर्ज कर जाते हैं। और इसके अलावा कहती है कि दो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है इन्होंने बनाया हुआ है सोशल मीडिया वालों ने इनके लोगरिथम के अंदर, ठीक है ना। लेकिन यंग पीपल जो होते हैं वो अडिक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, और इन टर्न यंग पीपल का डेवलप पुअर मेंटल हेल्थ ओमिंग टू दीज एडिक्शंस। अब जब यंग पीपल इनकी तरह से एडिक्ट हो जाते हैं तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं उसकी होती, ठीक है। इस एडिक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है, मेंटल जो हेल्थ है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर इसका असर पड़ता है। फिर वो आगे आ जाती है 2021 के ऊपर, वो कहती है वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी भी ओपनिंग एक मेटा के ऊपर सर्च है जिसमें रिवील किया गया है कि 13.5% जो टीन एजर गर्ल्स हैं वो क्या कहती हैं कि उनको ख्यालात आते हैं क्या, खुदकुशी करने के, और 17% जो टीन एजर्स हैं वो क्या कहती हैं गर्ल्स कि उनको खाने पीने की होश नहीं रहती, डिसऑर्डर उनका रहता है। और इसके अलावा जो एक लॉ बनाया गया है कि 13 साल से ज़्यादा बच्चा जो होगा, कम का बच्चा, वो अकाउंट, मीडिया अकाउंट जो है वो नहीं बना सकेगा। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि इसी सोशल मीडिया के ऊपर तरीके भी दे दिए जाते हैं कि हाउ यू कैन मेक, और ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह वो टिकटॉक की बात करता है कि उसके ऊपर क्या है, टाइम लिमिट 60 मिनट्स की रखी हुई है, लेकिन टाइम लिमिट को हर बंदा ही ज़्यादातर जो उसके अंदर आ जाता है वो उसके जाल में इस तरह से फंस जाता है कि टाइम लिमिट से हमेशा बाहर ही रहता है। आगे वो कहता है कि जो ये जो कंपनीज है ना ये पैसे कमाने में इतनी गुम है कि ये बिल्कुल सीरियसनेस शो ही नहीं कर रही इन इश्यूज के ऊपर जो सोशल मीडिया की वजह से पैदा हो रहे हैं, यानी कि लोगों के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी लाइफ का टाइम ज़ाया हो रहा है क्योंकि वो तो पैसे कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर एक ग्रुप है अटर्नी जनरल्स का, वो उन्होंने तकरीबन 33 स्टेट्स का, डिफरेंट स्टेट्स का, उन्होंने एक जो है इसके खिलाफ एक मीटा के ऊपर क्या किया है,
एक केस कर दिया है और उस केस के अंदर यही चीज़ डिस्कस की गई है कि जनाब अली इसकी वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं। किस तरह से जो एडिक्शन लोगों को हो जाती है ना, जिनको ज़्यादा ये वाले प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया के, तो वो लोग किस तरह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, एक केस कर दिया है। अब वो कहता है कि कंप्लेंट के मुताबिक ये है कि जो सोशल मीडिया है ना, जो मिसलीड कर रहा है पब्लिक को, टैक्टिक्स कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज़ करता है ताकि अट्रैक्ट किया जाए और एडिक्ट करता है यंग लोगों को, और डिप्लॉय करता है टैक्टिक्स टूल ताकि यंग लोग जो है उनकी तरफ आएँ और उनके घंटों के घंटों ये प्लेटफ़ॉर्म में जो है ज़ाया कर देता है और उनको अपने हुक्म में यानी कि कंट्रोल में करके रखता है। तो इसको क्या है, देखा जाए, इसको चेक किया जाए। ठीक है? तो कहता है कि अगर ये क्या है, इन्होंने केस किया है इसके खिलाफ। कहता है कि ये पहला है, अब ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 33 स्टेट्स जो है उन्होंने साइन किए हैं इस लॉ सूट को और डिमांडिंग की है रिस्टिट्यूशंस एंड फाइनेंशियल डैमेज फ्रॉम मेटा, कि किस तरह से ये जो है वो तबाही का सबब बन रहा है। और फिर वो आगे कहता है कि अगर ये जो है कि ये केस जो है आगे चलता है और इससे क्या होता है, अगर ये सक्सीड हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है फाइनेंशियली, क्योंकि फिर ये क्या है, इनके जो यूज़र हैं स्पेशली टीनेजर्स हैं वो फिर कम हो जाएंगे, या जो भी होगा एडिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो इस इनको क्या है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होने वाला है। फिर वो आ जाता है यहाँ पर जो मैंने लाइन लगाई है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, कि पाकिस्तान में हम कहाँ खड़े हैं। तो पाकिस्तान में कहता है कि यहाँ पर भी कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी क्या है कि जो आम से आम छोटे से छोटा फ़ोन है उसके ऊपर भी फेसबुक और इंस्टाग्राम अवेलेबल है और तकरीबन हर बच्चा ही इसको क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। कुछ कहता है पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को चेक करते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उस चीज़ को देखते हैं, वरना ज़्यादातर वालिदैन जो है बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बेटा लो आप इस्तेमाल करो, और वो बच्चे उसके ऊपर अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं। फिर आगे वो कहता है चिल्ड्रन एवरीवेयर आर, उसका तो फीलिंग्स की वहाँ पर ये बात करता है कि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके जो एहसासात हैं दूसरे बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो बच्चे क्या हैं, वो अलहदा रहना पसंद करते हैं। उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, ज़्यादा फन नहीं करते, अलहदा-अलहदा रहते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर इन चीज़ों को कहता है कि अनचेक किया जाए तो ऐसी फिर क्या होती हैं, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स पैदा होने वाली होती हैं। जैसे कि लोगों के अंदर जो होता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो कहता है ये इसको आप लोगों को चेक करना चाहिए, पेरेंट्स के बारे में वो बात करता है। आगे फिर कहता है कि अगर ये लॉ सूट सक्सेसफुल रहा ना, ये जो उन्होंने किया हुआ है, इट मे लीड टू द कंपनी बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, तो इससे ये जो कंपनीज हैं ये अकाउंटेबल होंगी फॉर मैनी हेल्थ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, जो बहुत से जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं ना, उनकी ये अकाउंटेबल होंगी बिन कन्फ्रंटेड बाय किड्स हु आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कहता है कि अगर ये जो केस किया इसमें कामयाबी होती है तो फिर ये जो कंपनी है इसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं उसकी ये क्या होंगी, अकाउंटेबल होंगी। और देन वो बात करता है कि हाँ, ये हर मुल्क में जो है ये नॉट उसके लिए नॉट पॉसिबल है इन एवरी कंट्री, मगर इससे क्या होगा कि हम कंपनी को कहता है फोर्स कर सकेंगे कि वो टारगेट ना करे यंग पीपल्स को, ताकि यंग बच्चे जो हैं उनकी क्या हो, ज़िंदगी तबाह ना हो, बच्चों की ज़िंदगी जो है तबाह ना हो इससे। और फिर कहता है कि पेरेंट्स हु अलो देयर चिल्ड्रन टू कीप सेल फोन्स, उनके बारे में बात करता है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सेल फोन रखने की दे देते हैं, उनके बारे में बात करता है कि उनको एक्स्ट्रा विजिलेंस रहना पड़ेगा अपने बच्चों के बारे में कि किस तरह से वो उसको यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से ये इम्पेक्ट कर रहा है चिल्ड्रंस को। तो जैसे कि उसने पहले भी कहा कि अगर जो बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो फिर अकेला ही रहना पसंद करते हैं, वो दूसरों के साथ घुलते-मिलते नहीं हैं। और फाइनली वो कहता है कि एंड द स्क्रोलिंग, बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग, ख़ास तौर पे रात के वक़्त जो बच्चे बैठ के स्क्रोलिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो वो चीज़ें देखते हैं, वो ज़्यादातर गंदी चीज़ें जो हैं उनको ही देखते हैं, जैसे पोर्न वीडियोज़ या इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हार्मफुल होती हैं, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के लिए भी एज़ वेल एज़ उनकी हेल्थ के लिए भी। तो कहता है कि ये जो है, जो सोशल मीडिया है, इससे क्या होने वाला है, आने वाली जो नस्ल है उसके लिए क्या है, आने वाली नस्ल जो है, उसके लिए ज़्यादा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो उसको फेस करना पड़ेंगे। तो जनाब अली ये था आपका सोशल मीडिया एडिक्शन। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया के बारे में बताया, इसको आप लिख सकते हैं, सोशल मीडिया का जो आपका एसे का पेपर है उसके अंदर आप इसको पुट अप कर सकते हैं।
वहाँ पर सोशल मीडिया के नेगेटिव्स के ऊपर बात हो सकती है कि किस तरह से ये सोशल मीडिया वर्क करता है, आपको पता चल गया कैसे ये प्रॉफिट कैसे हासिल करता है, किन को टारगेट करता है और इसके नेगेटिव्स क्या हैं वो आपके सामने आ गए। तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में। आगे जी आ जाता है आपका थर्ड वन में है फूड सेफ्टी। इस ओपिनियन के अंदर जो राइटर है ना उसका ज्यादा फोकस है कि जो ग्रे फूड है, ग्रे फूड जो इंपोर्ट हो रही है ना पाकिस्तान में, ठीक है ना, वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो इसके ऊपर वो फोकस करेगा। अब ग्रे फूड के बेसिकली होते हैं जैसे आप कह लें ओलिव, ठीक है, फिशेस और इस तरह की, यानी कि जो पैकिंग में चीजें आती हैं ज्यादातर, उनको वो ग्रे फूड की कैटेगरी में लिख सकता है। इसको आप देख भी लीजिएगा, सर्च भी कर लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट इज ग्रे फूड, ठीक है। अब कहता है कि ये जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी जो है मार्केट बढ़ गई है, बाहर से ये पाकिस्तान में आती हैं, तो ये इसको क्लिक करेगा विद द इकोनॉमी, क्योंकि ये ज़्यादातर स्मगल होके आती हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इससे खतरा होता है, और क्योंकि इनकी ये अच्छी नहीं होती तो फिर हेल्थ को भी खतरा होता है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहेगा कि ये जो फूड सेफ्टी को लेकर, कि जो बाहर से स्मगल होकर एक तो ये आ रही है उससे इकोनॉमी तबाह हो रही है, टैक्स नहीं आता, दूसरा जो है उसकी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो लोग हमारे उसको खाते हैं तो उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे हेल्थ के एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाते हैं। तो फिर वो ये बता दिए किस तरह से ये वाली जो है चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की जो है पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इसके ऊपर ये बात करेगी। चलिए शुरू करते हैं। कहती है फूड सेफ्टी न्यूट्रिशन क्लोजली लिंक्ड। फूड सेफ्टी और जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो क्लोजली लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। कहता है कि सिर्फ न्यूट्रिशन जो रहते हैं ना वो ही अच्छी जो है गुड नहीं होती, अच्छी सेहत के लिए जरूरी नहीं होते, बल्कि फूड सेफ्टी भी होनी चाहिए, ओवरऑल हेल्थ होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल हेल्थ से मतलब ये है कि अगर वो शॉर्ट में कहे तो आपने क्या करना है, जो आप खा रहे हैं जो आप पी रहे हैं वो सारा आपकी हेल्थ पर क्या होता है, असरअंदाज होता है। बेसिकली वो अब आपको थोड़ा सा अभी वो क्या कहते हैं स्टोरी बना रही है, ठीक है ना। कहती है कि दिस रेफर्स टू यूजिंग इन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, जैसे कि उनको स्टोर कैसे करना है, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको स्टोर कैसे किया जाए, पैक कैसे किया जाए, ठीक है ना, कैसे उनको यानी कि केमिकल्स कौन सा लगाया जाए कौन सा ना लगाया जाए जिससे वो तबाह खराब ना हो। तो ये सारी चीजें वो इसके अंदर वो डिस्कस करती है। एंड आगे वो कहती है कि ग्लोबली जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू ग्लोबली जो तकरीबन 1 in 10 पीपल फॉल्स इल आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड फूड्स। कहता है कंटामिनेट होता है गंदी, जैसे कंटामिनेटेड वाटर होता है, पानी तो आप पियेंगे लेकिन अगर गंदा पानी पियेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह खुराक तो आप खाएंगे, फूड तो आप खाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छी वाली नहीं करेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। तो हर 10 में से एक बंदा जो है ग्लोबली वो क्या हो रहा है, इस गंदे खाने को खाने की वजह से क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, और 4,20,000 के करीब हर साल लोग मर जाते हैं, ठीक है, इस गंदे खाने की वजह से। फिर वो आ जाती है पाकिस्तान की तरफ, फिर वो पाकिस्तान की बात करती है। कहती है पाकिस्तान ने अपना जो पहला फूड सेफ्टी लॉ बनाया था ना वो 1960 के अंदर बनाया था, 1960 के अंदर बनाया था। और इसको क्या कहती है कि पॉलिसी मेकर्स ने जो था ना उन्होंने क्लियर किया था स्टैंडर्ड रिगार्डिंग फूड सेफ्टी कि कौन से जो उन्होंने स्टैब्लिश किए थे पॉलिसी मेकर ने इस लॉ के अंदर क्या फूड सेफ्टी जो है उसके स्टैंडर्ड और प्रोटेक्शन इन द कंट्री, फेडरल एंड प्रोविंशियल रेगुलेटरी जो है वो गवर्नमेंट्स, ये जो लॉ बनाया गया था ना 1960 के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर सारा कुछ है कि कौन सी जो फूड है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी सारी बेहतर है, क्या उसके स्टैंडर्ड है। उसके बाद प्रोविंस वाले भी और फेडरल वाले भी उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम लोग इसको क्या कर सकें, फूड की सेफ्टी कर सकें। फिर वो कहती है कि ये बना तो दिया गया लेकिन वायलेशन ऑफ द सेट स्टैंडर्ड, द अडल्ट्रेशन, कहती है कि बनाया तो है लेकिन फिर वायलेशन भी हो रही है, ठीक है ना, बना तो दिया है लेकिन वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे हो रही है कि जो पैकेज फूड की जाती है ना उसके अंदर मिलावट कर दी जाती है, जो हल्का माल उसके अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए जाते हैं जो कि खाने के काबिल नहीं होते। जैसे मिर्चों में आप लोग क्या करते हैं पाकिस्तान वाले जी, लाल मिर्च के अंदर क्या करते हैं, लकड़ी का बूरा जो होता है उसको रंग करके डाल देते हैं। चीनी के अंदर क्या करते हैं, वो क्या होते करते थे चीनी शुगर के अंदर जो डाली जाती थी, स्क्रीन, इस तरह का लफ्ज़ एक बोला जाता था, उसको डाल देते हैं। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा आप डालें बहुत ज़्यादा मीठा कर देती है। तो इस तरह की हरकतें जो है पाकिस्तान में आम है, अब कोई भी चीज़ खालिस नहीं मिलती। तो ये क्या सारी हैं, ये वायलेशंस हो रही हैं और ना और लॉज़ की, ठीक हो गया ना? उसके बाद कहती है कि लोकल जो स्टैंडर्ड हैं, वो भी प्रोहिबिट करते हैं एडिशन ऑफ सर्टेन फूड कलर्स, के
कुछ ऐसे फूड कलर्स होते हैं जो कि फूड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हम मीठे चावल को खाते हैं तो उनमें कलर डालते हैं, तो वो कलर्स जो होते हैं ना वो भी जो होते हैं हेल्थ के लिए सही नहीं होते, लेकिन उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉज तो हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है ना। तो फूड सेक्टर जो ऑपरेट कर रहा है कंट्री के अंदर वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसको हम जो है बेहतर से बेहतर बनाएं, मगर वो बनाने में क्या है फिलहाल नाकाम ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट वो आगे चलती है, आगे जो वो कहती है कि ग्रे फूड की अब वो बात करेगी, आगे जो मेन टॉपिक्स था ग्रे फूड की वो बात करती है कि पाकिस्तान में इसकी ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर वो कहती है कि ये क्या है, स्मगल ऑफ द आइटम, स्मगलिंग हो रही है, बढ़ तो रही है लेकिन ये स्मगलिंग हो रही है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है और हेल्थ जो है लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है। जैसे कहती है कुकिंग ऑयल हो गया, स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स होगी, बटर हो गया, क्रीम होगी, ये कॉमनली स्मगल की जाती हैं। अब ये कहाँ से जाती हैं, ईरान से और अफगानिस्तान से, बॉर्डर के थ्रू, ठीक है ना, इलीगल ट्रेड इनकी होती है। तो उससे क्या हो रहा है, कहती है कि एक तरफ तो ये हुआ है कि जब ये आ जाती है पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान में चीजों की महंगाई हुई है, फूड इन्फ्लेशन हुई है, तो लोगों को इससे थोड़ा सा फायदा तो होता है कि सस्ती चीजें मिल जाती हैं, मगर इसके होता क्या है कि लोगों की जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। सस्ती तो मिल जाती है लेकिन लोगों की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि इनके पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है, और यहाँ पर इसको कोई चेक करने वाला भी नहीं है, बस ये आती हैं और मार्केट में चली जाती हैं। तो ये है जी, यहाँ पर ये आ कहाँ रही हैं, बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से, और सस्ती होती हैं तो लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। फिर वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर अ फ्यू ईयर्स अगो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक SRO 237 जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। SRO 237 कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स यानी कि जो ट्रेड वगैरह करती है, उस SRO के अंदर क्लियरली मेंशन था कोई भी खुराक जो आएगी, फूड प्रोडक्ट्स आएंगी, उनकी शुड हैव एटलीस्ट 66%, 66, जो भी फूड आएगी उसकी 66% ऑफ देयर लेफ्ट शेल्फ, यानी कि उसके अभी 66% उसकी पीछे एक्सपायरी मौजूद होनी चाहिए, इतनी उसकी एक्सपायरी अभी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके अंदर, उनको प्रिंट किया जाएगा इंग्लिश जुबान के अंदर भी और उर्दू जुबान के अंदर भी, और उसके ऊपर हलाल वालों की क्या होगी, स्टैंप भी लगी होगी। ये दो तीन काम जरूरी होने चाहिए। ये किसने कहा, SRO 237 ने। लेकिन कहता है सैडली, फिर सैडली के क्या है जी, डू नॉट कंफर्म द स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड्स को हम क्या करते हैं, पूरा नहीं करते, बस क्या करते हैं, तफ्तान बॉर्डर और फ्लोरिश इन मार्केट, स्मगल करते हैं तफ्तान बॉर्डर से जो बलूचिस्तान वाला है और सीधा मार्केट में भेज जाते हैं, ठीक है ना। और बॉर्डर के करीब आ जाती हैं, और वहां तफ्तान जो बॉर्डर है वहां से क्या होता है, ये बलूचिस्तान में आ जाते हैं, और वहां से जो बड़े बड़े डीलर हैं इसको उठाकर ले जाते हैं, और कोई चेक करने वाला नहीं है। और कहता है एक्सपायरी डेट जो है वो पैकेजेस की वो इनएक्यूरेट होती हैं, और फिर बदल देते हैं, और कोई तरीकाकार भी नहीं है जिससे हम चेक कर सकें, ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर लिखी होती है ना, इंग्लिश के अंदर होती है ना, उर्दू की चाइनीज लिख दो या कोई और लिख दो जो पढ़ी भी ना जा सके, उससे भी कोई समझ नहीं आती। तो ये सारे का सारा क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हेल्थ की जो बीमारियां हैं वो लोगों की बढ़ रही हैं, जिसमें एक लंबे अरसे तक लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह इसके अलावा कहता है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं इन फूड्स के अंदर जिनको मना किया गया होता है, और उनके इफेक्ट्स ये होते हैं कि लोगों को क्या हो जाता है, पेशाब की बीमारियां हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, पेट में दर्द हो जाती है। तो इस तरह की बीमारियों को लोगों को सामना करना पड़ता है, और कहीं कभी कभी तो किसी अजीबो गरीब किस्म की आउटब्रेक्स जो बीमारियां वो भी उठ जाती हैं। ग्लोबली फिर वो बात करती है, ग्लोबली कहती है कि फूड स्केर्स आर नॉट अनकॉमन, कि जो फूड का जो इशू है ना वो अनकॉमन नहीं है, हर जगह भी ऐसे ही है। पेस्टिसाइड्स जो है वो इस्तेमाल की, जैसे वो फिर राइस की यहाँ पर मिसाल देती है कि जो चावल था वो उसमें पेस्टिसाइड्स जो थे इम्पोर्ट किया गया, तो उसमें पेस्टिसाइड्स जो थे वो मौजूद थे, ठीक है ना। तो उसको फिर क्या कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया वक्ती तौर पर राइस की इम्पोर्ट के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देती है 2018 की, कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हुआ, तो उन्होंने भी क्या किया, वक्ती तौर पर उस चीज को रोक दिया। तो ये ग्लोबली ये चीजें चलती रहती हैं। पाकिस्तान में वो कहती है कि स्मगल फूड जो सिचुएशन है ना वो इम्प्रूव हुई है SRO 237 के बाद, यानी कि 2019 में ये इशू हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस जो है वो बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है कि स्मगल फूड आइटम्स जो है वो बंद नहीं हुई, अभी भी आ रही हैं। और इसकी फिर वो मेन वजह बताती है कि हमारा जो पोरस बॉर्डर है ना, जो भी पिछले भी हमने एडिट, पोरस है बिल्कुल खुला मुड़ा है, वहां से आप लोग कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
तो पोरस बॉर्डर और पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ फूड लॉज हैव बूस्टेड द दिस इलिसिट ट्रेड, कि ये जो स्मगल चीजें आ रही हैं, एक तो पोरस बॉर्डर है और नंबर वन पर, और दूसरे नंबर पर जो लॉ की इन्फोर्समेंट ही नहीं है जो फूड से रिलेटेड है। तो इन दो चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पाकिस्तान के अंदर ये जो फूड है, जो गंदी खुराक है, ये पाकिस्तान के अंदर आई जा रही है। तो कहती है कि होना क्या चाहिए, अब स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर और गवर्नमेंट जो है ना, उसको अटेंशन लेनी चाहिए इलीगल इस जो स्मगलिंग हो रही है इसकी, और इसको रोकना चाहिए क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है ना। और उसके बाद कहती है इससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी क्योंकि फिर टैक्स आएगा और जो लोगों की हेल्थ भी बेहतर होगी। आगे वो डिजिट्स भी बताती है, कहती है कि हेल्थ सेहत तो बेहतर होगी होगी, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो भी पाकिस्तान उससे भी बच जाएगा। फाइनेंशियल लॉस कहती है पाकिस्तान को डॉलर 2.6 बिलियंस का जो होता है क्योंकि इनसे वो टैक्स लिया जाता जाना था जो कि स्मगल हुआ, तो टैक्स पाकिस्तान को मिला ही नहीं, इतना टैक्स जो है वो ज़ाया हो गया। और ये तकरीबन कितने की कॉस्ट पड़ती है, 9 बिलियन डॉलर की। जो स्मगल जो है ना, इनके स्मगल फूड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड $9 बिलियन की, तो टैक्स नहीं था, इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। फिर आगे वो कहती है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और फिर आगे वो दो तीन महकमों के नाम लेती है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, पाकिस्तान कस्टम एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन तीनों को मिलकर क्या करना चाहिए, क्रैक डाउन करना चाहिए, ठीक है ना, मार्केट्स का, और देखना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये ग्रे फूड्स पड़ी हुई हैं और उनको चेक करना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं या नहीं करती। अगर नहीं करती तो उनको ज़ाया कर देना चाहिए और उन लोगों को फाइन भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों की जो है एक तो हेल्थ बेहतर होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी पाकिस्तान को फायदा होगा। तो जनाब यारी ये था आपका ये वाला थर्ड ओपिनियन, इसके अंदर उसने इकोनॉमी को और हेल्थ को लिंक किया है किस तरह से, जो ग्रे फूड पाकिस्तान के अंदर स्मगल हो रही है उससे, और बताया है कितना नुकसान हो रहा है। तो ये पेपर पर्सपेक्टिव में आप बहुत अच्छे से इसको यूज भी कर सकते हैं और ये आपका आइडिया भी बहुत अच्छे से मेच्योर कर देगा। नंबर लास्ट पे जो ओपिनियन है, रीहीटेड सॉपल, इसमें पेपर पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैं बस हल्का से बात कर देता हूँ। ये राइटर है जी, ये कहता है जनाबी अली कि हुआ क्या कि पिछली नाइट में बैठा हुआ था तो मैं एक सॉन्ग सुन रहा था, तो उस सॉन्ग की ये बात करता है, और वो ही ये आगे चलता जाता है सॉन्ग की बात सारी की सारी, ठीक है। और वो कहता है, फिर वो कहता है कि जरा असल बात यह है कि ये राइट टाइम नहीं है ये सॉन्ग की बात करने का, मैं गानों की बात करूँ ये बिल्कुल राइट टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, कि ये ऐसा ही है कि अगर मैं ये बात करता हूँ तो मैं स्विच कर देता हूँ किसको, कि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उससे आपकी अटेंशन को डिवर्ट कर देता हूँ, तो ये एक सही टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो सॉन्ग है ये किस तरह से गज़ा के बारे में ही समझ लें लिखा गया है, और उसमें वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो वो बताता है उसके कुछ लिरिक्स, कहता है वी डू नॉट केयर व्हाट फ्लैग यू आर वेविंग, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जो झंडा लहरा रहे हो वो कौन सा है। वी डू नॉट इवन वांट टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भी जानना है नहीं चाहता। वी अंडरस्टैंड योर पेरोनियल बट वी डू नॉट वांना प्ले योर गेम, यू थिंक यू आर कूल एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, 66 इज योर नेम। तो इसको ये तशबीह देता है इससे गज़ा वाले से बेसिकली, कि वहाँ पर जो वहाँ तब भी जो है क्या है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है गाने मान रहे थे लोगों के। दुनिया में क्या हो रहा है कि हमेशा से जब से बनी है लोगों के राइट्स की वायलेशन हो रही है, और इस तरह से यानी कि ये इसको क्या करता है, गाने जो है वो एक्सप्लेन कर ही जाता है कि ये वाली एल्बम आई, फिर ये वाली एल्बम आई, फिर ये वाली आई, फिर ये वाली आई, और फिर ये वाली आई, फिर लिंक करते करते आगे वो चलता जाता है। तो बेसिकली यही है कि गज़ा में जो हो रहा है वायलेशंस हो रही हैं, और इन गानों के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और किस तरह से इंसान जो हैं वो हमेशा से एक होना चाहते हैं, और जिस तरह से आम लोग अभी भी गज़ा के साथ हैं, मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, वो उनके हक में नारे लगा रहे हैं, ताकि बेशक वो सिंगर ही क्यों ना हो वो उनके हक में गाने गाते हैं, लेकिन उनके गाने सुनता कौन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जनाब अली ये वाली चीज़ इसने डिस्कस की पेपर पर्सपेक्टिव में, नथिंग इज इम्पोर्टेंट इसके अंदर मुझे तो मिला नहीं, तो मैं फिर ज़्यादा इसके ऊपर आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। एंड फाइनली जी, आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट, एंड आपने बाईकाट ज़रूर करना है व्हाट वी कैन इसराइल का, ठीक है। एंड कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।